नमस्कार, हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी और मेरे साथ है बीना सिंह। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में स्वागत पहल के 20 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। स्वागत योजना के लाभार्थियों से की बात। 2003 में सीएम रहते हुए पीएम मोदी ने की थी इस योजना की शुरुआत। मन की बात के ऐतिहासिक 100वें एपिसोड से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51 एफएम ट्रांसमीटरों का करेंगे उद्घाटन। देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर है जोर। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर है फोकस। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। कहा, राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार होने से विकास की गति को मिली रफ्तार। अन्य दलों ने भी स्टार प्रचारक चुनावी रण में उतारे। ऑपरेशन कावेरी के जरिए सूडान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी। 246 भारतीयों को लेकर मुंबई पहुंचा विमान। विदेश मंत्रालय ने कहा, सूडान की मौजूदा स्थिति पर भारत की करीबी नजर। 3 नेटवर्क भी किए स्थापित। भारतीयों की सुरक्षित निकासी के लिए तीसरा नौसैनिक जहाज आईएनएस तरकश भी पहुंचा पोर्ट सूडान। पश्चिम बंगाल के हावड़ा और अन्य हिस्सों में रामनवमी के दौरान भड़के हिंसा की जांच करेगी एनआईए। विधानसभा में नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश। बंगाल पुलिस को इस हिंसा की जांच से जुड़े सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने का निर्देश। दिल्ली में आबकारी घोटाला मामले में आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 मई तक बढ़ाई सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। आईपीएल में आज खेले जाने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स होंगे आमने सामने। चेन्नई 7 में से 5 मैच जीतकर अंक तालिका में पहले स्थान पर कायम। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में स्वागत पहल के 20 साल पूरे होने के अवसर पर एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस समारोह के दौरान पीएम मोदी ने इस योजना के पूर्व के लाभार्थियों के साथ विचार विमर्श भी किया। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गांधीनगर में आयोजित किया गया। गुजरात सरकार स्वागत सप्ताह मना रही है। इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2003 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। तब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे इस बात का संतोष है कि हमने जिस उद्देश्य से स्वागत को शुरू किया था वो पूरी तरह से सफल हो रहा है। इसके जरिए लोग न सिर्फ अपनी समस्या का हल कर पा रहे हैं बल्कि अपने साथ साथ सैकड़ों परिवारों की बात उठा रहे हैं। जब मैं सीधी जन सुनवाई करता था तो मुझे आखिरी छोर पर बैठे हुए लोग हैं, सरकार से उनको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाभ उनको पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, सरकार की नीतियों के कारण उनके कोई मुसीबतें बढ़ तो नहीं रही हैं, किसी स्थानीय सरकारी अधिकारी की नीयत के कारण वो परेशान तो नहीं है, उसके हक का है लेकिन कोई और छीन रहा है, उसके हक का है लेकिन उसके मिल नहीं रहा है। ये सारे फीडबैक मुझे बहुत आसानी से नीचे से मिलने लगे और स्वागत की ताकत तो इतनी बढ़ गई, उसकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई कि गुजरात का सामान्य नागरिक भी
बड़े से बड़े अफसर के पास जाता था और अगर उसका कोई सुनता नहीं, काम नहीं होता, वो बोलता था ठीक है आपको सुनना है तो सुनो, मैं तो स्वागत में जाऊंगा। जैसे ही वो कहता था कि मैं स्वागत में जाऊंगा, अफसर खड़े हो जाते थे, उसको कहते आओ बैठो बैठो, और उसकी शिकायत लेते लेते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2003 में मैंने जब स्वागत की शुरुआत की थी तब मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में ज़्यादा समय नहीं हुआ था। उससे पहले मेरा ज़्यादातर जीवन कार्यकर्ता के रूप में बीता था। कुर्सी मिलने के बाद मैंने मन में ही सोचा था कि मैं वैसा ही रहूँगा जैसा लोगों ने मुझे बनाया है। मैं कुर्सी का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं जनता जनार्दन के बीच रहूँगा, जनता जनार्दन के लिए रहूँगा। मैं किसी भी हालत में कुर्सी की मजबूरियों का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं जनता जनार्दन के बीच रहूंगा, जनता जनार्दन के लिए रहूंगा। इसी दृढ़ निश्चय से स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसीज बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यानी स्वागत का जन्म हुआ। स्वागत के पीछे की भावना थी सामान्य मानवीय का लोकतांत्रिक संस्थाओं में स्वागत। ईमानदारी से किए गए प्रयासों का परिणाम है कि गवर्नेंस के इस गुजरात मॉडल की पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा मानना है कि सरकार का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सामान्य मानवी उनसे अपनी बातें साझा करे, उसे दोस्त समझे। कोई भी व्यवस्था जब जन्म लेती है, तैयार होती है, तो उसके पीछे एक विजन और नीयत होती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद आमतौर पर लोग मुझे कहते थे, और आमतौर पर ये बोला जाता है हमारे देश में, अनुभव के आधार पर लोग बोलते रहते हैं कि भाई एक बार कुर्सी मिल जाती है ना, फिर सब चीजें बदल जाती हैं, लोग भी बदल जाते हैं। ऐसा मैं सुनता रहता था, लेकिन लोगों ने बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने स्वागत की तारीफ की है और देश में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान भी गुजरात की भाजपा सरकार को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पुरस्कार मिला। यूनाइटेड नेशंस ने भी स्वागत की तारीफ की। इसे यूएन का प्रतिष्ठित पब्लिक सर्विस अवार्ड भी मिला। 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी, गुजरात ने स्वागत की बदौलत ई गवर्नेंस में भारत सरकार का गोल्ड अवार्ड भी जीता, और यह सिलसिला लगातार चल रहा। भाइयों बहनों, मेरे लिए स्वागत की सफलता का सबसे बड़ा अवार्ड यह है कि इसके जरिए हम गुजरात के लोगों की सेवा कर पाए, और इसका मुझे खुद को भी बहुत लाभ हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वागत ने हमारे संविधान और लोकतंत्र को सही मायनों में चरितार्थ कर दिखाया, जिसमें अंतिम पायदान पर खड़ा आम नागरिक भी अपनी सुनवाई न किए जाने पर सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर सकता है। स्वागत ने जन सामान्य के अंदर एक गजब का विश्वास पैदा किया था, और मेरा तो विश्वास है लोकतंत्र का सबसे बड़ा तराजू जो है, लोकतंत्र की सफलता का तराने का एक महत्वपूर्ण तराजू है कि उस व्यवस्था में पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कैसा है, जन सामान्य की सुनवाई की व्यवस्था क्या है, उपाय की व्यवस्था क्या है, ये लोकतंत्र की कसौटी है। और आज जब मैं देखता हूं कि स्वागत नाम का ये बीज आज इतना विशाल वटवृक्ष बन गया है, तो मुझे भी गर्व होता है, संतोष होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दशकों से पुरानी लकीरों पर चलने की परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैं पुरानी लकीरों पर नहीं चलता। दशकों से यह मान्यता चली आ रही थी कि कोई भी सरकार आए उसे केवल
बनी बनाई लकीरों पर ही चलते रहना होता है। वो समय पूरा कर देते थे। ज्यादा कहीं जाके फीते काटना, दिए जलाना, बात पूरी। लेकिन स्वागत के माध्यम से गुजरात ने इस सोच को भी बदलने का काम किया है। हमने ये बताया कि गवर्नेंस केवल नियम कानूनों और पुरानी लकीरों तक ही सीमित नहीं होती। गवर्नेंस होती है इनोवेशन से, गवर्नेंस होती है नए आइडिया से। गवर्नेंस एक प्राणहीन व्यवस्था नहीं है, गवर्नेंस एक जीवंत व्यवस्था होती है। गवर्नेंस एक संवेदनशील व्यवस्था होती है। गवर्नेंस ये लोगों की जिंदगियों से, लोगों के सपनों से, लोगों के संकल्पों से जुड़ी हुई एक प्रगतिशील व्यवस्था होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 9 सालों में देश भर में 16 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की है, जिससे अब देश के किसी भी राज्य के लिए किसी भी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए फैसला लेते हुए हमें सोचना नहीं पड़ता। हर योजना के विषय में स्वागत के तहत पहले ही हर पहलू पर समीक्षा की गई होती है। पिछले 9 वर्षों में देश के तेज विकास के पीछे प्रगति की एक बड़ी भूमिका है। एक कंसेप्ट भी स्वागत के आइडिया पर ही आधारित है। प्रधानमंत्री के तौर पर प्रगति की बैठकों में मैं करीब 16 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की समीक्षा कर चुका हूं। इसने देश की सैकड़ों परियोजनाओं को गति देने का काम किया है। अब तो प्रगति का प्रभाव यह है कि जैसे ही कोई परियोजना इस पे समीक्षा के लिए लिस्ट पे आती है, उससे जुड़े अवरोध सभी राज्य धमाधम उसको समाप्त कर देते हैं, ताकि जब एक्चुअली मेरे सामने आए तो कहे कि साहब 2 दिन पहले काम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100 वॉट के 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन देश में रेडियो कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देगा। सरकार देश में FM कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। 91 नए 100 वॉट के FM ट्रांसमीटर 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किए गए हैं। इस विस्तार का विशेष ध्यान आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज बढ़ाने पर रहा है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया है उनमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लद्दाख और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। आकाशवाणी की FM सेवा के इस विस्तार के साथ अतिरिक्त 2 करोड़ लोग, जिनकी हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालग्रस्त सूडान से सुरक्षित स्वदेश लौटे भारतीयों ने न केवल अपने अनुभव साझा किए, बल्कि केंद्र सरकार के इस प्रयास पर उन्हें धन्यवाद भी दिया। इससे पहले सूडान में फंसे 297 भारतीय नागरिकों का 5वां जत्था कल देर रात INS तेग से पोर्ट सूडान से सऊदी अरब के जेद्दा के लिए रवाना हो गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया कि ऑपरेशन कावेरी के तहत INS तेग जहाज पोर्ट सूडान से 297 यात्रियों के 5वें जत्थे को लेकर रवाना हुआ। इससे पहले 128 फंसे हुए भारतीयों का चौथा जत्था 360 भारतीय नागरिकों का एक जत्था भारत लौट आया। ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत हम बताएंगे कि किस तरह से वहां पर स्थिति है, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। हम बात कर रहे हैं विरासत की। जो जीवन जीते हैं उसमें हर जगह हमारी विरासत का एक हिस्सा है, विरासत का आईना है। But through me they learn to value things that are not there on the apps. What we create then is the culture that we have today. हर एक जीव कोई पर्पस लेके और कोई रोल के लिए यहाँ आए हुए हैं। उसी को हम कहते हैं कि ये भी
अच्छी तरह से जिंदगी जिए, अपना जो रोल लेके आए थे वो निभाया। It's really important to actually, as you said, mainstream this music simply because we ourselves in India are losing touch with our own heritage when it comes to music, our own culture when it comes to music. I'm really convinced that the Prime Minister's encouraging words will certainly embolden and inspire the committee, all the partakers in the movement, and each and every stakeholders in all aspects to save the iconic, historic river. Our strong culture is about ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत संघर्ष प्रभावित सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि 15 अप्रैल को संघर्ष शुरू होने के बाद से सरकार सूडान में स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है। सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए तीसरा नौसैनिक जहाज INS तरकश भी पोर्ट सूडान पहुंच गया है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि संघर्ष प्रभावित सूडान से 3000 भारतीय पहले ही ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। विदेश सचिव ने बताया कि सूडान से अभी लगभग 600 लोग या तो भारत आ चुके हैं या रास्ते में हैं। 246 लोगों को महाराष्ट्र भेजा जा रहा है। नागपुर में नए बने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का आज उद्घाटन किया गया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस संस्थान के जरिए कैंसर पीड़ितों को सस्ते दामों पर विश्व स्तरीय सुविधा मिल सकेगी। उद्घाटन कार्यक्रम पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कैंसर का शीघ्र निदान सबसे अच्छा समाधान हो सकता है। इस संस्थान से मध्य भारत के मरीजों को काफी राहत पहुंचेगी और इलाज में उन्हें मदद मिलेगी। इलाज आसान और सस्ता होना चाहिए। कि विदर्भ में जब भी किसी को कैंसर होता था तो मुंबई जाना पड़ता था। टाटा कैंसर के सिवा कोई पर्याय नहीं था और मुंबई में इस प्रकार की सेवा वहाँ रहना ये काफ़ी मुश्किलें होती थी। पर मुंबई में जो टाटा कैंसर का जो स्टैंडर्ड था, जो इक्विपमेंट थे, जो डॉक्टर थे, उसी स्तर का ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट तैयार हुआ है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये स्टेट ऑफ आर्ट ऐसा बना हुआ है कि इसकी हर चीज़ देश में, केवल देश में ही नहीं तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ये इंस्टीट्यूट बना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सरकार और प्रशासन काम कर रहे हैं, लेकिन समाज की ओर से भी प्रयास होने चाहिए। जिनकी क्षमता नहीं, उन्हें निःशुल्क सुविधा और कम खर्चे में इलाज के लिए समाज को अपने हाथ बढ़ाने चाहिए। जो धन की मदद कर सकते हैं वो धन दें, जो समय दे सकते हैं वो समय दें। हम सब लोग अगर टीम के रूप में खड़े हो जाएं तो आसानी से समाज में जो कैंसर एक संकट लगता है, उस संकट का पूर्ण प्रतिकार कर सकते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अस्पताल के निर्माण के लिए प्रशंसा की। सपना देखना और उसका पूरा करना, इसमें बहुत अंतर होता है। संकल्प के नाते सबने किया तो जल्दी होता है। प्रकल्प के बारे में पहले जब सुना तब मुझे लगा ये बहुत बड़ा, बहुत महत्वाकांक्षी प्रकल्प है, लेकिन जिन्होंने उसको किया था उस संकल्प को, उनको देखने के बाद लगा कि ये पूरा तो हो ही जाएगा। बीच का कुछ कोरोना का कालखंड गया, इसलिए थोड़ा अधिक समय लगा। समाज की आवश्यकता पूर्ण करने वाला प्रकल्प, मन की भावना से जिसको खड़ा किया गया है, ऐसा प्रकल्प यहां पर खड़ा हुआ है। और इसलिए आशीर्वाद इस शब्द का उपयोग किया गया, परंतु पहला शब्द मेरे मन में आता है शाबाश। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के आईईडी हमले में शहीद 10 डीआरजी जवानों और एक चालक को आज श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि देने के बाद जवानों के परिजनों से मुलाकात भी की। राज्य सरकार ने कहा है कि दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद होने वाले जवानों और चालक को मुआवजा दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार अरनपुर थाना क्षेत्र में माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी बल को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था, जहां अभियान के बाद वापसी के दौरान माओवादियों ने अरनपुर मार्ग पर आईईडी विस्फोट कर दिया।
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं के प्रयास से भाजपा को रिकॉर्ड मतों से जीत मिलेगी। कर्नाटका में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। बीजेपी ने तो हमेशा चुनावों को लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया है। आप तो दुनिया को डेमोक्रेसी के सूत्र समझाने वाले भगवान बसवेश्वर जी की धरती से हैं। कर्नाटका की समृद्ध परंपरा के प्रतिनिधि और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत बीजेपी के कार्यकर्ता होने का डबल गौरव आप सभी को प्राप्त है। इसलिए आप सभी पर दायित्व भी डबल है। कर्नाटका में रिकॉर्ड सीटों से जिताएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में देश का अनुभव रहा है कि जहां जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां वहां गरीब कल्याण योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरी हैं। बीते 9 वर्षों का देश का अनुभव रहा है कि जहां जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, वहां वहां गरीब कल्याण की योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरी है। हर घर जल योजना में कर्नाटका देश के अग्रणी राज्यों में है, क्योंकि यहां भी भाजपा सरकार है, वहां भी भाजपा सरकार है। इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। भारत दुनिया भर के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बना है। रिकॉर्ड निवेश भारत में हो रहा है। डबल इंजन सरकार के कारण इसका बहुत बड़ा लाभ कर्नाटका को मिला है। वहीं कांग्रेस पार्टी सहित अन्य दलों के नेताओं ने भी स्टार प्रचारकों को रण में उतार दिया है। कांग्रेस के प्रचार की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाली है। बुधवार को प्रियंका गांधी वाड्रा ने श्रृंगेरी में एक जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं चित्रदुर्ग में एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के लिए लोगों से वोट मांगे और प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में हुई हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बंगाल के हावड़ा, हुगली और डालखोला में रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच के लिए कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार को एनआईए जांच का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को इस हिंसा की जांच से जुड़े सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया। भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने राज्य में रामनवमी पर हुई हिंसा की एनआईए जांच की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि राज्य में कई जगहों पर रामनवमी पर निकली शोभा यात्राओं पर हमला हुआ था। आगजनी, तोड़फोड़ और मारपीट की घटनाएं भी हुई थी। बंगाल में पहली हिंसा हावड़ा के शिवपुर में हुई थी। यहां 2 समुदायों में झड़प के बाद हिंसा हुई। इसमें पत्थरबाजी भी हुई और इसके बाद वहां कई वाहनों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और आंसू गैस की मदद से लोगों को वहां से हटाया। शिवपुर का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग छत से पत्थर फेंकते दिखाई दिए। हिंसा का दूसरा मामला डालखोला उत्तर दिनाजपुर जिले से सामने आया था। ये इलाका इस्लामपुर शहर में आता है जो कि मुस्लिम बहुल है। यहाँ एक शख्स की मौत हो गई थी। वहीं पुलिस अधीक्षक समेत कई जख्मी हुए थे। यहाँ रामनवमी जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई थी। बाद में पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन तब तक एक युवक की मौत हो चुकी थी। वहीं 5 से 6 पुलिस वाले जख्मी हो गए थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जब उपद्रवी राम भक्तों पर पथराव करते हैं तब पुलिस चुप बैठती है, लेकिन जब एक बच्ची के बलात्कार और हत्या पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर न्याय की मांग करते हैं तो गोलियां चलने लगती हैं। एक महिला सीएम के होते हुए अगर बेटी को न्याय न मिले तो ममता जी में ममता की बहुत कमी है। पश्चिम बंगाल की परिस्थिति, तृणमूल के कार्यकर्ता हुल्लड़बाजी करते हैं। रामनवमी के समय कुछ उपद्रवी राम भक्तों के ऊपर पथराव, आगजनी करते हैं। उस समय तो वहां की पुलिस बिल्कुल चुप बैठी रहती है।
लेकिन एक मासूम बच्ची के बलात्कार और हत्या पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता विरोध करने उतरती है या फिर उसके न्याय की मांग करती है तो गोलियां चलाने का काम होता है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है पश्चिम बंगाल में। ये हालत है ममता जी की वहाँ पे कि एक महिला मुख्यमंत्री के होते अगर बेटी को न्याय न मिल पाए, महिलाओं को न्याय न मिल पाए, अत्याचार को बढ़ावा मिलेगा तो ममता जी में ममता की बहुत कमी है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े घोटाले के सीबीआई के मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है। गुरुवार को न्यायिक हिरासत खत्म होने पर सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मनीष सिसोदिया के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि सीबीआई मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट की ई कॉपी मनीष सिसोदिया को देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।